उन्होंने देखा कि अधे दच उम्र का एक व्यक्ति समुद्र की टूटी फूटी सतह पर इस तरह दौड़ रहा था मानो वह ठोस जमीन हो। वह अविश्वसनीय गति से तट की ओर भागा। कप्तान डेक पर गिर पड़ा और बेकाबू होकर कांपने लगा, लेकिन फिर भी कुछ शब्द कहने में कामयाब रहा। क्या वह समुद्र का ड्रैगन लॉर्ड है? लगभग 10 बजे चैतनगर शहर का तट कई जीपों की हेडलाइट्स से जगमगा उठा। आशुतोष ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए थे और भौहें सिकोड़ाकर समुद्र के अंधेरे में दूर तक देखा। वह अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स और गुरु वासुदेव से घिरा हुआ था। गुरु वासुदेव बार बार अपनी घड़ी भी देखते थे और उनके चेहरे पर अधीरता का भाव उभर आता था। रणवीर यहां कब आएगा? हम 4 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आजकल उद्भव संप्रदाय पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस मनोज को उन्होंने कुछ सप्ताह पहले यहां भेजा था वह अचानक गायब हो गया और अब यह रणवीर भी समय का पाबंद नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उद्भव संप्रदाय को कहीं से निकाल दिया गया। आशुतोष ने मुस्कुराने की कोशिश की और सफेद बालों वाले व्यक्ति का विरोध नहीं किया। यद्यपि गुरु वासुदेव को ईशान ने पराजित कर दिया था, फिर भी वह एक शक्तिशाली योद्धा था। कुछ देर बाद आशुतोष का धैर्य भी जवाब दे गया। उसने अपने एक बॉडीगार्ड की ओर देखा और उसे जहाज पर रेडियो से बात करने का आदेश दिया। बॉडीगार्ड ने अपने सेल फोन पर नजर डाली और चिल्लाया, वह यहां है। संदेश में कहा गया था कि जहाज तट से केवल 10 मील दूर था और रणवीर अकेले ही आ रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह अकेले ही आ रहा है? क्या वह स्पीड बोट से यहां तक आने वाला है? आशुतोष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आशुतोष और उसके आदमी समुद्र के किनारे रहते थे और इसलिए वे सभी अनुभवी नाविक थे। वह जानता था कि समुद्र के बारे में पूरी जानकारी के बिना अंधेरे में अकेले बोटिंग करना सुसाइड के समान था। यह बात इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सच थी। पानी के नीचे कई छिपी हुई चट्टानें थीं जो जहाजों के आने का इंतजार कर रही थीं। इस मौसम में अकेले यात्रा करना सुसाइड है। गुरु वासुदेव ने सिर हिलाया। तब तक हवा तेज हो चुकी थी और लहरें 1 मीटर तक ऊंची हो चुकी थीं। केवल एक अनुभवी कप्तान द्वारा निर्देशित एक बद्धा जहाज ही इस उग्र समुद्र से बच सकता था। खतरे को महसूस करते हुए आशुतोष का चेहरा परेशान दिख रहा था। वे लंबे समय से इस मार्शल आर्टिस्ट की वेट कर रहे थे और वह नहीं चाहते थे कि उनकी मुलाकात से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए। अपनी चिंता से परेशान होकर आशुतोष जहाज पर फोन करके फिर से पूछने वाला था। अचानक उसके एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, बॉस देखो, वह क्या है? सभी ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर वह आदमी इशारा कर रहा था। उन्होंने देखा कि तट की ओर पानी की एक धारा बह रही थी। क्या यह स्पीड बोट है? यह स्पीड बोट होने के लिए बहुत तेज है। आशुतोष को आश्चर्य हुआ कि वह क्या देख रहा था, लेकिन उसने जो देखा उससे वह अचानक चौंक गया। जैसे जैसे सफेद रेखा करीब आती गई, उन्हें पानी पर दौड़ते हुए एक मानव की रूपरेखा अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। इम्पॉसिबल! कोई पानी पर कैसे दौड़ देख सकता है? क्या हमारी आंखों ने हमें धोखा दिया? उन्होंने जो देखा उससे सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि सफेद रेखा करीब आती जा रही थी और किनारे से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी। तब तक वे न केवल समुद्र पर दौड़ रहे व्यक्ति को देख सकते थे, बल्कि पानी के छींटे और उछलने की आवाज भी सुन सकते थे। अचानक उस व्यक्ति ने अपने पैरों के नीचे पानी को लात मारी, जिससे एक बद्धा कट लग गया। इस बीच बल ने उसके शरीर को ऊपर उठा दिया और एक बाज की तरह वह व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए हवा में उड़ता रहा और फिर वह रेत पर शान से उतरा। सभी लोग बिना कुछ बोले उसे देखते रहे। केवल हवा का गर्जना ही खामोश आवाज में गूंज रहा था। हेडलाइट्स में एक अधे दाच उम्र के आदमी की छवि उभरी। हालांकि वह पानी के छींटों से भीग गया था, फिर भी वह अपनी पीठ सीधी करके गर्व से खद्दा था। रणवीर? आशुतोष ने कांपती आवाज में पूछा। मैं यहां हूं। रणवीर ने आशुतोष को एक तीखी नजर से देखा। हालांकि आशुतोष अपनी कठिन और उथल पुथल भरी जिंदगी में कामयाब रहा, फिर भी उसके सामने वाले आदमी की क्षमता उसे डराती थी। मुझे लगता है आप आशुतोष हैं। रणवीर ने चारों ओर देखा और आशुतोष के बॉडीगार्ड्स में से किसी ने भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसके बजाय उसकी नजर गुरु वासुदेव पर टिकी थी।
मुझे यहाँ एक और पारमार्थिक साधक को देखने की उम्मीद नहीं थी, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। मैं भी। मुझे यकीन है कि आप लगभग अमर ज्ञानोदय स्तर तक पहुंच चुके हैं, है ना? गुरु वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु वासुदेव श्यामनगर क्षेत्र में एक सम्मानित मास्टर थे। हालांकि नवजोधपुर क्षेत्र में हाल ही में हुई असफलता ने उनकी हिम्मत तो दियाच दी थी। ईशान की दिव्य गर्जन 8 और रणवीर की पानी पर चलने की क्षमता के सामने उनकी कुशलता फीकी पड्डी डीएच गई। मेरे भाई मनोज को क्या हुआ? क्या तुम लोगों को पता चल गया है? रणवीर ने अचानक पूछा। आशुतोष ने खुद को संभाला और जवाब दिया, मनोज को चंद्रनगर के शिवा ने घायल कर दिया था। इम्पॉसिबल, रणवीर ने विरोध किया। मनोज ने पहले ही अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली थी और इसलिए वह सामान्य हथियारों से भी घायल नहीं होगा, एक नश्वर हथियार से तो और भी अधिक। ठीक है, एक और संभावना है। आशुतोष ने गुरु वासुदेव को एक जानकार नजर से देखा और फिर झिझकते हुए कहा, हम चंद्रनगर में एक लड़ डीएचके से मिले हैं जो दिव्य गर्जन 8 का इस्तेमाल कर सकता है। अगर मनोज चंद्रनगर में हार गया तो यह उसकी वजह से ही हुआ होगा। दिव्य गर्जन? रणवीर की दिलचस्पी बढ़ा गई और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने संदेह से पूछा, क्या इंडिया में अभी भी कोई है जो दिव्य गर्जन 8 का इस्तेमाल करना जानता हो? मुझे लगा कि यह बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। गुरु वासुदेव ने गहरी आवाज में घोषणा की। मुझे संदेह था कि वह स्वर्गीय मास्टर संप्रदाय का शिष्य है। उसके आसपास के सभी लोग उसे मास्टर ईशान कहते हैं। उस पर बिजली गिरने के विचार से गुरु वासुदेव थोड़ा कांपने लगा। अपनी हार के बाद से ईशान का नाम लेते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। स्वर्गीय गुरु संप्रदाय, मास्टर ईशान, रणवीर ने आंखें चमकाते हुए कहा। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक वह निपुण नहीं हो जाता, मेरे साथी मार्शल आर्टिस्ट और मैं उसे उतनी ही आसानी से मार सकते हैं जितनी आसानी से किसी कीड़े को कुचला जा सकता है। उसके हर शब्द में मार डालने का खौफनाक इरादा था, जिससे सुनने वाले के रोंगटे खड्डे हो जाते थे। गुरु वासुदेव को यह आभास था कि रणवीर अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर सकता है, इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी अपनी हमले की योजना को बनाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जादूगर लगभग विलुप्त हो गए थे, जबकि मार्शल आर्टिस्ट अभी भी फल फूल रहे थे। कोई भी जादूगर ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ नहीं टिक सकता था जो पारलौकिक अवस्था से सिर्फ एक कदम दूर था। गुरु वासुदेव ने दुख जताया। रणवीर, क्या तुम अभी अपने भाई का बदला लेने चंद्रनगर जा रहे हो? आशुतोष ने सावधानी से पूछा। सबको आश्चर्यचकित करते हुए रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जल्दी नहीं है। अपने भाई का बदला लेने के अलावा मैं नवजोधपुर क्षेत्र में शक्तियों को मजबूत करने के लिए यहां हूं। आशुतोष का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, क्या आप इंडिया में ही रहेंगे? सच में? रणवीर ने सिर हिलाया। फिर उसने उदास होकर कहा, मेरे गुरु भी आना चाहते थे, लेकिन ये हाथों उनकी हार ने उनकी योजनाओं को रोक दिया था। दशकों की तैयारी के बाद मेरे गुरु एक बार फिर से लैडिडी बेचने के लिए तैयार हैं। उनके शिष्य के रूप में मुझे उनकी वापसी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यहां आना होगा। यह सुनकर आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने विदेशी व्यापार व्यवसाय की प्रकृति के कारण उसे रणवीर के साथ अक्सर काम करना पड़ डीडीएचता था। उसने अपने व्यवसाय के शुरुआती चरण से ही रणवीर की सहायता लेना सीख लिया था। एक मजबूत संरक्षक के साथ वह चैतन्यनगर के तटीय शहर में खुद को स्थापित करने और अपने व्यवसाय को लगातार बढ़ाने में सक्षम था। हालांकि रणवीर के विदेश में रहने के कारण उसका प्रभाव कुछ हद तक सीमित हो गया था। आशुतोष को यकीन था कि अगर रणवीर इंडिया में रहता तो वह पहले ही नवजोधपुर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका होता। वर्षों के इंतजार का नतीजा आखिरकार सामने आया। रणवीर के इंडिया में ही रहने के फैसले से आशुतोष बेहद खुश हुआ। अगर ऐसा है तो मैं आपको वार्षिक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए आधे महीने तक इंतजार करने की सलाह दूंगा। यह नवजोधपुर के सभी दिग्गजों के लिए स्कोर तय करने और शक्ति के नए संतुलन के आधार पर पाई को फिर से वितरित करने का एक वार्षिक आयोजन था। शिवा भी वहां होगा।
अगर हम शिवा को यह विश्वास दिला सकें कि इस साल प्रतियोगिता बहुत कड़ी होने वाली है, तो वह संभवतः मास्टर ईशान को अपने साथ ले आएगा। फिर मंच पूरी तरह तैयार हो जाएगा। एक बार रणवीर ने मास्टर ईशान को हरा दिया तो आप पूरे नवजोधपुर क्षेत्र पर प्रभुत्व का दावा करने में सक्षम होंगे। आशुतोष ने अपनी योजना का विवरण देना जारी रखा। उसके मुंह से शब्द इतनी तेजी से निकले कि उसका दिमाग भूल नहीं पाया। इस बीच रणवीर ने समय समय पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, हम शिवा और उसके लाडीएच के चैंपियन को अगले आधे महीने तक जीवित रहने देंगे, रणवीर ने कहा। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। जब नेशनल हॉलीडे समाप्त हो गया और ईशान वापस स्कूल गया तो उसने पाया कि उत्कर्ष के उस रात बार में क्या हुआ था, इस बारे में लगातार पूछे जाने वाले सवालों के अलावा स्कूल में और कुछ नहीं बदला था। उसके सहपाठी अब उसे नीची नजर से नहीं देखते थे और न ही उसकी प्रशंसा करते थे। आस्तिक अभी भी इस तरह पढ़ाई कर रहा था जैसे कि कल कभी आएगा ही नहीं। शिक्षक उसके नए उत्साह से बहुत प्रभावित थे और उन्हें यकीन था कि अगर आस्तिक इसी तरह पढ़ाई करता रहा तो उसे इंडिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सकता है। एक दिन वामिका ईशान को खोजने के लिए आई। ईशान उससे मिलने के लिए कक्षा से बाहर गया। उसके चारों ओर बड़बड़ाहट की लहर उठ गई। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, क्या तुम आ सकती हो? वामिका ने ईशान की तरफ पलकें झपकाते हुए पूछा। बेशक, ईशान मुस्कुराया। तुम मेरी बहन हो, याद है? उसने लड़की पर ध्यान देते हुए कहा। हालांकि वह उसके साथ डेट पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह उसकी बहन हो सकती थी जिसे वह हमेशा से चाहता था। ईशान ने 500 से ज्यादा सालों तक सितारों के बीच साधना की थी। अपने गुरु अमर सिंह के अलावा उसके पास बात करने और भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी साधना के प्रति अटूट समर्पण था, जिसने उसे भावनाओं में अपना समय बर्बाद करने से रोक दिया था। क्या मैं सिर्फ एक बहन हूं? वामिका की आंखों से एक पल के लिए रोशनी चली गई, इससे पहले कि उसके चेहरे पर स्माइल लौट आए। वह मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद वह वापस मुड़ी और चिल्लाई, अगले शनिवार को 7 बजे, इसे मत भूलना। ईशान मुस्कुराया। समय को ध्यान में रखते हुए उसने इस मामले को एक तरफ रख दिया और अपने असली काम पर ध्यान केंद्रित किया। हाल ही में उसने अपना सारा समय धर्म व्यूह रचना में लगाया था। विक्रम सर ने उसे समुद्र में कुछ 1000 मील नीचे मिला एक पत्थर का टुकड़ा लाकर दिया था, लेकिन इसका प्रभाव औसत दर्जे का था। आखिरकार यह सिर्फ एक चट्टान थी, चाहे वह कितनी ही शताब्दियों तक पानी के नीचे रही हो। इसमें पानी का तत्व बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं था। यदि यह एकमात्र सामग्री है जो हमें मिलती है, तो चैनलिंग अपने इच्छित प्रभाव का केवल 10% से भी कम प्रभाव डाल पाएगा। ईशान ने दुख जताया। हालांकि 10% पर भी प्राण ऊर्जा की विशाल मात्रा का मतलब था कि उसके पास ज्ञानोदय स्तर तक पहुंचने तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त क्यूई होगी। जब ईशान कक्षा में लौटा तो उसने खुद को कई ईर्ष्यालु निगाहों का निशाना पाया। समय समय पर उसने आस्तिक की डरावनी नजरों की एक झलक भी देखी। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही शनिवार आ गया। जब रात हुई तो ईशान ने वामिका के बताए पते के आधार पर उसका घर ढूंढ निकाला। इसे कम्युनिटी विला कहा जाता था। कम्युनिटी विला एक मध्यम श्रेणी का आवासीय परिसर था, जिसमें 2 मंजिला घर थे, जिनकी कीमत केवल 2 या 3 मिलियन थी। यह माउंटेन विला की तुलना में अधिक किफायती और साधारण था। यह वह जगह थी जहां चंद्रनगर के अधिकांश मिडिल क्लास फैमिली रहते थे। आपका स्वागत है। जन्मदिन की लड्डज की प्रवेश द्वार पर खड्डड ही थी और उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसका स्वागत किया। आज रात वह सिर से पांव तक सजी हुई थी। उसने सफेद स्लिम फिट मैक्सी ड्रेस पहनी थी, जो उसकी पतली कमर और खूबसूरत पैरों को और भी निखार रही थी। उसने हल्का मेकअप किया था और उसके नाजुक झुमके उसके गोल चेहरे को और भी स्माइल बना रहे थे। उसने अपने बालों को लहराते कर्ल के साथ खुला रखा था। वह किसी छात्रा की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और सफेद पोश शहरी लड्ढकी की तरह दिख रही थी। भाई ईशान, तुम आखिरकार यहां आ गए। मुझे चिंता थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे।
वामिका ने ईशान को एक प्यार भरी स्माइल देते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बहन हो। ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का जन्मदिन मिस करेगा। ईशान मुस्कुराया और फिर वामिका को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स सौंप दिया। जन्मदिन मुबारक हो, यह तुम्हारा गिफ्ट है। बॉक्स के अंदर जेड से बनी एक बाली थी। ईशान ने उस पर एक धर्म व्यूह रचा था जो विक्रम सर को अर्पित धर्म व्यूह रचना से कम शक्तिशाली नहीं था। एक बार जब यह बाली पहनने वाले के पास होती तो यह उसे सभी तरह की बीमारियों से बचाती। एक गिफ्ट, थैंक यू भाई ईशान। वामिका बहुत खुश थी। उसने गिफ्ट बॉक्स स्वीकार किया और उसे खोलने लगी। हालांकि रश्मि ने ठंडे चेहरे के साथ उसे रोक दिया। उसने रश्मि को याद दिलाया कि मेहमानों के सामने गिफ्ट खोलना असभ्यता है। यहां आओ, रास्ता मत रोको। रश्मि का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसने ईशान को बहुत गुस्से से देखा। ईशान मुस्कुराया और रश्मि के अपमान को अपने दिमाग से निकाल दिया। वह घर में चला गया और अन्य स्कूली साथियों का अभिवादन करने लगा। घर पहले से ही मेहमानों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ वामिका के बचपन के दोस्त थे और कुछ वे दोस्त थे जिनसे वह हाई स्कूल में मिली थी। ईशान ने कई परिचित चेहरों को देखा, प्रीति, अभय और यहां तक कि और लोग भी। मास्टर, मिस्टर ईशान। ईशान को देखते ही हर्षिता की आंखें चमक उठीं। वह रेड वाइन का गिलास लेकर ईशान के पास चली गई। वह समूह की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी और पहले से ही अपने दादा के लिए काम कर रही थी। उसने एक कस्टम फिट ड्रेस और भारी मेकअप पहना हुआ था। वह किसी अमीर प्रिंसेस की तरह दिख रही थी। मिस हर्षिता, ईशान ने सिर हिलाया। हर्षिता के होठों पर स्माइल आ गई। इतना औपचारिक क्यों? बस मुझे हर्षि कहो। मैंने बूढ़े आदमी जयदेव को तुम्हें भाई कहते सुना है, इसलिए तकनीकी रूप से मैं तुमसे एक पीर ही छोटी हूं। मैं तुम्हें हर्षिता कहूंगा और तुम मुझे जो चाहो कह सकती हो। ईशान ने सिर हिलाया और कहा। ईशान 500 साल से अधिक समय तक जीवित रहा था। यहां तक कि बूढ़ा आदमी जयदेव भी उसकी नजर में एक बच्चा था। हालांकि चूंकि उसका पुनर्जन्म एक किशोर के रूप में हुआ था, इसलिए उसे एक किशोर की तरह व्यवहार करना था। साथ ही वह दिन के किसी भी समय एक अकेले और उदास बूढ़े साधक की बजाय एक खुश मिजाज हाई स्कूल के बच्चे की तरह रहना पसंद करता था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ईशान कहूंगी। मैं वामिका को मुझसे ईर्ष्या करने की उम्मीद कर रही थी। ओह, ठीक है। हर्षिता ने अपनी पलकें झपकाईं और ईशान को मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों में से सिर्फ वही जानती थी कि ईशान सच में कौन था। सिर्फ वही जानती थी कि चंद्रनगर के सबसे शक्तिशाली भी उसे सम्मानपूर्वक मास्टर ईशान कहकर बुलाते थे। वह सिर्फ जीविका का दोस्त नहीं था। उसे देखो, वह ईशान के सामने पिघल जाएगा। क्या वह इससे भी ज्यादा हताश हो सकती है? प्रीति ने बद्धाते हुए कहा। सबसे पहले प्रीति नीलामी में हुई इस घटना से सभी की तरह चौंक गई थी। हालांकि जब उसने कुछ दोस्तों से बात की तो उसे पता चला कि जीविका को ऐसे दोस्त बनाने की आदत थी जो उसके स्तर के नहीं थे। हालांकि उसके किसी भी दोस्त के पास कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि ईशान उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जो संयोग से जीविका का दोस्त बन गया। दूसरे शब्दों में, जीविका का दोस्त होने से यह तथ्य नहीं बदला कि ईशान एक बेकार और महत्वहीन व्यक्ति था। प्रीति ने अनुमान लगाया कि यदि जीविका को मौके पर नहीं रखा जाता, जैसा कि वह उस समय वहां मौजूद थी जब ईशान अपने अंतिम समय में था, तो वह इतनी आसानी से मदद की पेशकश नहीं करती। यह मानते हुए कि ईशान में कुछ भी असाधारण नहीं था, हर्षिता के लड्डचके के प्रति चापलूसी और विनम्र रवैये ने प्रीति को बीमार महसूस कराया। इसके बारे में चिंता मत करो, हर्षिता सबसे बड्डी है और वह जानती है कि उसे क्या करना है। प्रीति के दोस्तों में से एक ने कहा। लड्डचकी के पास खद्दा था और ईशान को ध्यान से देख रहा था। जब से उसकी योजना ईशान को गिराने में विफल रही, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से लेने का फैसला किया। बहुत खोजबीन के बाद उसे पता चला कि ईशान की मां मध्य शहर में एक सफल व्यवसायी थी। यह बहुत ही असामान्य बात थी कि एक रियल एस्टेट व्यवसायी का बेटा किसी बार में काम करेगा। उसने महसूस किया कि ईशान कुछ छिपा रहा था। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी लोग यहां आ गए हैं, चलो पार्टी शुरू करें।
40 साल की एक खूबसूरत महिला सीढ़ियों से नीचे उतरी। वह और वामिका एक जैसी दिखती थीं और हालांकि वह उम्रदराज थीं, फिर भी वह लाड्डी एचकी से कम नहीं थी। सभी ने एक स्वर में उनका अभिवादन किया। हाय आंटी, आंटी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनके पीछे एक तगद्दा नौजवान था। वह वीर प्रताप था। ऐसा लग रहा था कि वीर प्रताप और आंटी ललिता बहुत करीब थे, क्योंकि वे एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंस रहे थे। वीर प्रताप, क्या तुम वामिका को यहां आने के लिए कहोगे? आंटी ललिता ने प्यार से मुस्कुराते हुए वीर प्रताप से बात की। हां आंटी ललिता। वीर प्रताप आगे बढ़ा और जब वह ईशान के पास से गुजरा तो वह 1 सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि उसकी ठंडी नजर ईशान पर पड़ी। उसने तिरस्कार से भरी एक खर्राट भरी आवाज निकाली और फिर आगे बढ़ गया। इस दौरान ईशान का चेहरा शांत और उदासीन बना रहा। उसने उसे पहले भी चेतावनी दी थी। अगर वीर प्रताप ने उसे फिर से अपमानित करने की हिम्मत की तो वह उसे भारी कीमत चुकाएगा। एक दिव्य भगवान हमेशा अपना वचन निभाते हैं। भले ही धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वीर प्रताप की रक्षा करता हो, ईशान उस पर दंड बरसाने में 1 सेकंड भी नहीं हिचकिचाएगा। थोड़ी देर बाद वामिका को कमरे में लाया गया और आखिरकार जन्मदिन की पार्टी शुरू हुई। वीर प्रताप ने एक गाढ़ी निकाली जिस पर 7 परतों वाला केक था। इसे वामिका के 17वें जन्मदिन के लिए 17 मोमबत्तियों से सजाया गया था। सभी ने जन्मदिन का गीत गाया और फिर जन्मदिन वाली लड्डाचकी द्वारा मोमबत्तियां बुझाकर इच्छा जताने का इंतजार किया। वामिका ने अपने हाथ जोधे और अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। उसने ईशान को चुपके से देखा। यह मेरी इच्छा है। काश मैं ईशान के साथ हमेशा खुशी से रह पाती। हालांकि उसने मन ही मन यह इच्छा की थी, लेकिन ईशान ने उसकी हर बात को जोर से और साफ सुना था। लड्डी के चेहरे पर मोह के भाव देखकर ईशान व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। वह 500 सालों तक अपने उतार चढ़ाव भरे जीवन में सफल रहा था और एक बार भी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी अजेयता के कारण अनगिनत देवियां उस पर मोहित हो गई थीं और इसलिए वह किसी लड्डकी की प्रेम भरी नजरों से अपरिचित नहीं था। मुझे खेद है, मुझे लगता है कि तुम निराश होगी। ईशान ने मन ही मन विलाप किया। मैंने इस नए जीवन के लिए 500 साल तक इंतजार किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आया। वामिका के इच्छा जताने के बाद सभी लोग एक साथ केक की ओर कूद पड़े। अचानक दरवाजा खुला और एक सुंदर सुसंस्कृत मध्यम आयु का व्यक्ति अपने बलिष्ठ बॉडीगार्ड्स के एक समूह के साथ पार्टी में घुस आया। आप यहां क्या कर रहे हैं? जैसे ही आंटी ललिता ने उस आदमी को देखा, उसने उदास चेहरा बना लिया। दूसरी ओर वामिका का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। वह खुशी से चिल्लाई, पिताजी! वामिका, मैंने सुना है कि यह तुम्हारा 17वां जन्मदिन है। मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाने के लिए इतनी दूर से आया हूं। अधेड़ उम्र का आदमी किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरह, विद्वान की तरह बोल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी से माफी मांगते हुए मुस्कुराया और फिर अपनी पत्नी को एक प्यार भरी स्माइल दी। मैं पिता हूं, जाहिर है मुझे उसके जन्मदिन पर यहां होना चाहिए। आंटी ललिता का चेहरा थोड़ा नरम हुआ और फिर उन्होंने उत्सुकता से कहा, क्या तुम्हें अब भी हम याद हैं? अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास दौड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया और उसके कान में कुछ शांतिपूर्ण शब्द फुसफुसाए। आंटी ललिता ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत कोशिश नहीं की। फिर उसने अपना सिर उस आदमी के कंधे पर टिका दिया और चुपचाप रोने लगी। वामिका की आंखों में आंसू आ गए और वह भी उस आदमी की बाहों में गिरकर रोने लगी। वह वामिका का पिता है? मुझे लगा कि वह केवल अपनी मां के साथ रहती है। मैंने सुना है कि उसके पिता ने उसे और उसकी मां दोनों को छोड़ दिया था और दूसरे शहर में एक और अमीर महिला से शादी कर ली थी। किसने सोचा था कि वह अब वापस आ गया है? उनके साथियों को देखकर लगता है कि वह अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अपनी पूर्व पत्नी और बेटी की मदद करेंगे। यह घटनाक्रम देखकर मेहमानों में कानाफूसी की लहर दौड़ ढह गई। ईशान चुप रहा। उसने वामिका के पिता के कंधे पर देखा और एक भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। इस बूढ़े आदमी की 2 मांसल भुजाएं थीं। उसकी नीली नसें उसकी अग्र भुजाओं पर फैली हुई थीं, जो बादलों में मुरझाए हुए ड्रैगन की तरह दिख रही थीं।
उसकी आंखें आधी बंद थीं और समय समय पर चमक उठती थीं। सभी बॉडीगार्ड बूढ़े आदमी को बहुत डर और सम्मान के साथ देख रहे थे। एक और आंतरिक बल उपयोगकर्ता जो अभूतपूर्व सफलता तक पहुंच चुका था, वह कम से कम मनोज और ओल्ड मैन जितना शक्तिशाली है, ईशान ने मन ही मन कहा। वामिका के पिता आखिर कौन थे? उन्हें एक शक्तिशाली आंतरिक बल उपयोगकर्ता की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों थी? अचानक ईशान ने किसी को अविश्वसनीय ढंग से कहते सुना, क्या यह सिर्फ मैं हूं या वामिका के पिता भगवान की तरह दिखते हैं? लॉर्ड सर कौन है? सभी लोग वक्ता को देखकर दंग रह गए और उनमें से किसी ने भी चंद्रनगर में ऐसे नाम के बारे में नहीं सुना था। कई सालों तक बूढ़े आदमी जयदेव के साथ रहने के कारण हर्षिता को अपने छोटे दोस्तों से कहीं ज्यादा जानकारी थी। उसने अचानक शांत लेकिन उत्साहित आवाज में कहा। हर्षिता के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। यद्यपि किसी ने भी लॉर्ड सर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन नवजोधपुर क्षेत्र में एक जाना माना नाम थे। शहर के अधिकार क्षेत्र में एक शहर था, हाई मून सोसाइटी मध्य शहर जैसे अन्य शहरों के करीब था और नवजोधपुर क्षेत्र में सबसे विकसित और सबसे बड़े शहरों में से एक था। अगर पूरे नवजोधपुर क्षेत्र में नहीं तो कम से कम हाई मून सोसाइटी शहर का सबसे अमीर आदमी था। चेतनगढ़ शहर के आशुतोष और चंद्रनगर के विक्रम सर की तरह वह इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली दिग्गजों में से एक था। उसकी तुलना में शिवा एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने सुना है कि अभिनव राठौर का रक्षक दक्षिणी इंडिया का एक शक्तिशाली फैमिली था, जिसकी इंडियन उद्योग में गहरी जड़ें थीं। इस शक्तिशाली समर्थन के कारण किसी ने भी अभिनव राठौर को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभिनव राठौर वामिका के पिता होंगे। मनीष का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि उसने वामिका को एक पूरी तरह अलग व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया था। वह हमेशा वामिका को एक खूबसूरत गुद्धिया मानता था। खूबसूरत लेकिन शक्तिहीन। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से लोकप्रिय थी। हालांकि अगर उसके पिता सच में अभिनव राठौर थे तो उसका अपने अधिकांश सहपाठियों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभाव था। चंद्रनगर में कोई भी उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि अभिनव राठौर की अपनी पत्नी और बच्चे थे। क्या वामिका उनकी नाजायज बेटी है? प्रीति ने धीरे से कहा। संभव नहीं। मैंने सुना है कि अभिनव राठौर का बेटा केवल 10 साल का है। उन्होंने पहले वामिका को जन्म दिया होगा, तलाक लिया होगा और फिर से शादी की होगी। हर्षिता ने सिर हिलाते हुए कहा। नाजायज हो या ना हो, इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि वह अभिनव राठौर की बेटी थी और यह एक अच्छी तरह छिपा हुआ रहस्य रहा होगा। अगर शिवा को यह पता होता तो वह बार में इस तरह का शोर मचाने का कभी सपना भी नहीं देखता और न ही वामिका से उसके साथ पीने की मांग करता। कुछ देर बाद मां बेटी के चेहरों पर आंसुओं की जगह खुशी ने ले ली। तीनों का फैमिली आखिरकार एक साथ मेहमानों के पास पहुंचा। मेरी बेटी की पार्टी में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे कि मैं कौन हूं। मैं हाई मून सोसाइटी का अभिनव राठौर हूं। पिछले कुछ सालों में वामिका की देखभाल करने के लिए आप सभी का थैंक यू। अभिनव राठौर का नाम सुनते ही सभी लोग अपनी सीटों से खड़ी डीढ़े हो गए। अभिनव राठौर वीर प्रताप की ओर देखा और पूछा, वीर प्रताप, तुम्हारे पिता कैसे हैं? पूछने के लिए थैंक यू अंकल, वे अच्छे हैं। वीर प्रताप खड़े होकर सम्मानपूर्वक बोले। यह स्पष्ट था कि वीर प्रताप को पहले से ही पता था कि वामिका के पिता कौन हैं। अभिनव राठौर ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने चारों ओर देखा और पूछा, ईशान कौन है? इस सवाल से सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने ईशान को ढूंढा और उसे एक कोने में पाया। हर कोई इस बात से आश्वस्त था कि ईशान आज बड़ी मुसीबत में है। ईशान तुरंत खद्दा हुआ और अभिनव राठौर की तरफ सिर हिलाकर बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल, मैं ईशान हूं। वामिका ने घबराया हुआ चेहरा बनाया और फिर अपने पिता की बांह को झटका दिया। पिताजी, मतलबी मत बनो, वह एक अच्छे इंसान है। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हाँ, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था, क्योंकि मैंने उसके बारे में इतना कुछ सुना है कि मेरे कानों से खून बहने वाला है। अभिनव राठौर ने मजाक किया। वह कुछ देर के लिए दूसरे मेहमानों की ओर मुद्दा और फिर बोला, मेरा पार्टी में खलल डालने का कोई इरादा नहीं था, कृपया जारी रखें।
अभिनव राठौर खाने की मेज पर गया और बीच वाली सीट पर बैठ गया। वामिका के बाईं ओर बैठने के बाद अभिनव राठौर ने वीर प्रताप को अपनी बेटी के पास बैठने के लिए बुलाया। हालांकि उसने ईशान से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन सभी जानते थे कि वह लड-एचके को एक स्पष्ट संदेश भेज रहा था। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला और कई लोगों को उम्मीद थी कि आगे और अधिक नाटक सामने आएगा। अभिनव राठौर एक विद्वान व्यक्ति था और वह एक समान और परिष्कृत आवाज में बोलता था। जल्द ही सभी लोग निश्चिंत हो गए और भूल गए कि वह पूरे नवजोधपुर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। आंटी ललिता, मैंने सुना है कि चंद्रनगर में एक रहस्यमय मास्टर ईशान दिखाई दिया था। क्या यह सच है? जब मेज पर चर्चा हाल की खबरों पर केंद्रित थी तो प्रीति ने उत्सुकता से एक सवाल उठाया। आंटी ललिता टीवी स्टेशन पर काम करती थीं, इसलिए शहर में हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में जानने वाली वह पहली व्यक्ति थीं। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, सच में मैंने उनके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि बूढ़े आदमी जयदेव और के विक्रम सर उनका बहुत सम्मान करते थे। यहां तक कि अनुभवी मास्टर अनिल ने भी उनकी योग्यता की पुष्टि की थी। कहा जाता है कि वह हांगकांग के महागुरु से भी अधिक शक्तिशाली हैं। क्या सचमुच धर्म मंत्र जैसी कोई चीज होती है? कुछ किशोरों ने उत्सुकता से पूछा। मुझे भी यकीन नहीं है, आंटी ललिता ने भौहें सिकोड़ाते हुए जवाब दिया। हालांकि जो लोग मास्टर ईशान से मिले थे उन्होंने दावा किया था कि वह जादू कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे हैं। अचानक अभिनव राठौर बोले, जहां तक मास्टर ईशान का सवाल है, मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सकता हूं। खाने की मेज पर सन्नाटा छा गया और सभी ने अभिनव राठौर की तरफ देखा। वह मेज पर सबसे ज्यादा साधन संपन्न व्यक्ति था और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह आंटी ललिता से कहीं ज्यादा जानता था। क्या तुम लोगों ने चैतन नगर शहर के आशुतोष के बारे में सुना है? अभिनव राठौर ने धीरे से कहा। हां, वह हाई ग्रुप का बॉस है। वह शिपिंग चलाता है और विदेशों में भी उसकी कुछ संपत्तियां हैं। कम से कम चैतन नगर शहर में तो वह काफी साधन संपन्न व्यक्ति है, वीर प्रताप ने अपना ज्ञान दिखाने के लिए बीच में कहा। वह वही है, अभिनव राठौर ने सहमति से सिर हिलाया। वीर प्रताप ने ईशान पर एक आत्मसंतुष्ट नजर डाली। ईशान ने अपना सिर नीचे कर लिया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने वीर प्रताप को देखा ही नहीं। अभिनव राठौर ने आगे कहा, आशुतोष अपने साथ कुछ तेज तर्रार मास्टर्स लेकर आया था और के विक्रम सर के लिए एक जालसाजी की योजना बनाई थी। हालांकि विक्रम सर के आदमियों में से एक मास्टर ईशान ने धोखाधड़ी को भांप लिया और एक युद्ध में आशुतोष के महागुरु को हरा दिया। आशुतोष वापस चैतन्यनगर शहर भाग गया और मास्टर ईशान से 45 मिलियन रुपए हार गया। 45 मिलियन! सभी चौंक गए। अपनी उम्र में उन्होंने जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया था वह हजारों में था। उन्हें यह समझ पाना मुश्किल था कि अचानक इतना पैसा मिलना कैसा होगा। यह प्रीति के फैमिली की पूरी संपत्ति का लगभग आधा था। तो मास्टर ईशान सच में असली है, अन्यथा वह चंद्रनगर से आशुतोष को बाहर निकालने और उससे 45 मिलियन की वसूली करने में सक्षम नहीं होता। सभी ने सिर हिलाया और उनकी आंखें मास्टर ईशान के प्रति सम्मान से भर गईं। अपनी पहली उपस्थिति में उन्होंने शक्तिशाली आशुतोष को उसके शहर में वापस खदेड़ दिया था और बहुत सारा पैसा कमाया था। यह एक किंवदंती से भी अधिक महान था। मास्टर ईशान ने जो हासिल किया था उसके सामने इन किशोरों के शक्तिशाली पिता और दादा भी फीके पर डीडीएच गए। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर ईशान कैसे हैं। उनसे शादी करना कितना अच्छा होगा, प्रीति ने मुग्ध चेहरे के साथ कहा। क्या होगा अगर वह बूढ़ा आदमी हो? इसके अलावा तुम अभय के साथ क्या करने जा रही हो? रश्मि ने मजाक किया। अगर अभय असफल हो जाए तो मैं उसके साथ रह सकती हूं, प्रीति ने कहा और उसने अभय को एक गर्म नजर से देखा। अभय ने एक मूर्खतापूर्ण स्माइल बिखेरी और खुद के लिए विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब हर कोई रहस्यमय मास्टर ईशान पर अचंभित था, हर्षिता ने चुपके से ईशान की ओर देखा जो कोने में बैठा था और विलाप कर रहा था। अगर तुम्हें पता चले कि मास्टर ईशान इस समय हमारे बीच हैं तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? हालांकि मैं इसे सभी से गुप्त रखूंगी। ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है।
मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकती। इस विचार ने हर्षिता की आंखों में उत्सुकता और इच्छा जगा दी थी। पार्टी का बाकी हिस्सा बिना किसी घटना के चला और फिर अंत में यह एक सुखद नोट पर समाप्त हुआ। वीर प्रताप ने ईशान को एक बार भी नहीं उकसाया, क्योंकि वह वामिका के माता पिता के सामने दिखावा करना चाहता था। हर्षिता ने ईशान को सवारी की पेशकश की, जिसे ईशान ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। अगले दिन सुबह ईशान झील के किनारे स्कूल जाने वाले रास्ते पर चल रहा था। तभी कुछ काली जीपें उसके पास आकर रुकीं। एक मोटे चेहरे वाला हट्टा कट्टा आदमी काला सूट पहने हुए ईशान के पास आया और बोला, ईशान, हमारे बॉस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपका बॉस? ईशान ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर मोटे चेहरे वाले ने इशारा किया था। उसने झील के पास एक जानी पहचानी आकृति खद्दी देखी। ठीक है, जब ईशान करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह वामिका के पिता थे, जिनसे वह कल रात मिला था, अभिनव राठौर। वह झील के किनारे खड्डा था, दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए, और वह दूर तक देख रहा था जहां झील आकाश से मिलती थी। उसके इर्द गिर्द कुछ बॉडीगार्ड थे, जिनमें वह बूढ़ा आदमी भी शामिल था, जिसे ईशान ने कल रात देखा था। आप मुझे देखना चाहते हैं अंकल? ईशान उस आदमी से कुछ कदम दूर रुका और शांति से पूछा। अभिनव राठौर का चेहरा उदासीन और गंभीर था। पिछली रात के विद्वान और कोमल पिता के विपरीत वह शहर पर शासन करने वाले एक शक्तिशाली बॉस की तरह दिख रहा था। यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है? अभिनव राठौर ने धीमे स्वर में पूछा। ईशान ने दूर तक देखा और उसे केवल झील का विशाल विस्तार दिखाई दिया। उसने एक पल के लिए उत्तर के बारे में सोचा और फिर जवाब दिया, मैं झील देखता हूं। वाकई धुंधला, विशाल और इतना छोटा महसूस कराता है ना? अभिनव राठौर ने विलाप किया। अचानक उसकी आवाज ठंडी और तीखी हो गई। यह देखने में बड्ढा लग सकता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह सूरजगढ़ की 10वीं सबसे बड़ी झील है और इंडिया की सभी झीलों में इसे एक छोटा तालाब माना जाता है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने ईशान की ओर देखा और कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हालांकि तुम चंद्रनगर में अलग दिख सकते हो, लेकिन सूरजगढ़ के मंच पर तुम महत्वहीन हो। विशाल झील में तुम पानी की एक छोटी सी बूंद मात्र हो। ईशान शांत रहा और उसने पूछा, क्या आप और स्पष्ट बता सकते हैं अंकल? तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है? अभिनव राठौर ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे और तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वामिका को अकेला छोड़ दो। मैं मानता हूं कि तुम चंद्रनगर के एक उत्कृष्ट यंग हो, लेकिन तुम सूरजगढ़ के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों की तुलना में कुछ भी नहीं हो। वीर प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वीर प्रताप कुछ कर सकता है? हंफ, वीर प्रताप को भी यह साबित करना होगा कि वह मेरी बेटी के लायक है। अभिनव राठौर के होठों पर स्माइल आ गई। मैं उस पर तभी विचार करूंगा जब वह 5 साल में अकेले ही सत्ता में आ जाए, अन्यथा मैं उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगा। अभिनव राठौर ने ईशान की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम वीर प्रताप का तिरस्कार करते हो, और यह सही भी है। तुम्हारे पिता सुवर्णनगर के ईशान फैमिली से हैं, जबकि तुम्हारी मां मध्य शहर में एक कंपनी चलाती है जिसकी कीमत कुछ 100 मिलियन है। इसके अलावा तुम शिवा के चंगुल से वामिका को बचाने में सक्षम थे। इसलिए मैं सहमत हूं कि तुम वीर प्रताप से बेहतर विकल्प हो। तुमने मेरी जांच की है? ईशान ने पूछा। अभिनव राठौर जोर से हंसा और फिर बोला, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? वामिका मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसे किसी के भी साथ डेट नहीं करने दे सकता। मुझे पता है कि तुम में न केवल मार्शल आर्ट की कला है, बल्कि तुम उत्तरी तट के फैमिली की प्रिंसेस के दोस्त भी हो। सैद्धांतिक रूप से तुम वामिका को डेट करने के लिए एक योग्य उम्मीदवार हो सकते थे। हालांकि कल रात से चीजें बदल गई हैं, अभिनव राठौर ने दृढ़ता से कहा। अब हर कोई जानता है कि वह मेरी बेटी है, इसलिए तुम उसके लायक नहीं रह गए। अभिनव राठौर ने धीरे धीरे और दृढ़ता से ये शब्द कहे। उसे पूरा यकीन था कि वह सही है। ओ, तो मैं खुद को आपके सामने कैसे साबित कर सकता हूं? ईशान ने नीचे देखते हुए पूछा। तुम्हारे फैमिली के पास कम से कम कुछ अरब रुपए की संपत्ति होनी चाहिए, अभिनव राठौर ने शांति से कहा। क्षमता के लिए तुम पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो। उदाहरण के लिए शुरुआत में 100 मिलियन कमाएं, लेकिन मैं तुम में ऐसा कुछ नहीं देखता।
अभिनव राठौर ने सिर हिलाया। हालांकि तुम बहुत विनम्र दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत अहंकारी हो, जिद्दी, अनम्य और असहयोगी। तुम्हारा व्यक्तित्व इस बात का संकेत है कि जब तुम सचिक दुनिया में प्रवेश करोगे तो तुम्हें असफल होना तय है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम जैसे किसी व्यक्ति को अपनी बेटी का हाथ देने में सहज क्यों महसूस करूंगा? जब अभिनव राठौर ने अपनी बात पूरी की तो उसने ईशान को ऐसे देखा जैसे उसने पहले ही लडचके को पूरी तरह समझ लिया हो। ईशान जोर से हंसा और फिर बोला, यह सब सिर्फ तुम्हारी इच्छाधारी सोच है। मैंने हमेशा वामिका को अपनी बहन की तरह माना है, लेकिन अब नहीं। एक बात तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत घमंडी हूं, बल्कि अहंकारी हूं। मैं न केवल सांसारिक शक्ति को बल्कि धन को भी तुच्छ समझता हूं। ईशान का चेहरा शांत था। कोई भी चीज उसकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती थी। सचमुच? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे फैमिली ने या तुम्हारी मार्शल आर्ट की कुशलता ने? अभिनव राठौर ने व्यंग्यात्मक स्माइल के साथ पूछा। वह इस युवक से मिलना चाहता था क्योंकि वह उसे अपने वश में करना चाहता था, ताकि वह उसकी प्रतिभा को अपने साथ जोड़ डट सके। जब सही समय आएगा तो वह न केवल उसे बड़ी जिम्मेदारियां देगा, बल्कि अगर वह अच्छा प्रदर्शन करेगा तो अपनी बेटी को भी सौंपेगा। हालांकि ईशान से बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि लडचका उसकी अपेक्षा से भी अधिक अहंकारी था। मेरी शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे ससुर वीर प्रताप के पिता के पूर्व बॉस थे। हाई मून सोसाइटी में हर कोई मेरी आज्ञा पर है। जब मैं कहता हूं कूदो तो हर कोई चिल्लाता है कि कितना ऊंचा। उदाहरण के लिए मास्टर, वे मेरे बगल में बैठे बूढ़े सज्जन हैं। वे सबसे पुराने मार्शल आर्ट फैमिली में से एक के वंशज हैं। वे एक बार में तुम जैसे 10 लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। अभिनव राठौर ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि यह कैसा है। आखिरकार तुम सिर्फ 16 साल के लड़के हो। तुमने क्या हासिल किया हो सकता है? अभिनव राठौर ने एक ठंडी खर्राटे वाली आवाज के साथ अपनी बात समाप्त की। वह ईशान पर गुस्सा था क्योंकि वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि लडचके ने जोर देकर कहा कि उसके पास और भी तरकीबें हैं, लेकिन अभिनव राठौर ने उसे तुरंत ही ठोस तथ्यों के साथ खारिज कर दिया। यदि वह सच में जितना दिखता है उससे अधिक शक्तिशाली और साधन संपन्न होता तो नीलामी में जब वह उलझा हुआ था तो उसे बचाने के लिए जीविका की आवश्यकता नहीं पड़ रहती। ईशान ने शांति से जवाब दिया, मिस्टर, आप जिन चीजों का तुमने उल्लेख किया है वे सभी परेशानियां थीं जिन्हें मैं एक ही तलवार के वार से हल कर सकता था। एक तलवार का वार? राठौर जी के चेहरे पर एक बड्ढी स्माइल फैल गई। उसने अपना सिर हिलाया और खुद को संभाला। ईशान, तुम पहले किशोर नहीं हो जिसने सपना देखा कि तुम हिंसा का उपयोग करके सब कुछ हल कर सकते हो। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। हालांकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। दुनिया नियमों का पालन करती है और अगर तुम उनका पालन नहीं करते तो तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ दिया जाएगा और भुला दिया जाएगा। वैसे भी तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। अगर तुम इस बारे में सोच सको तो आओ और मुझसे बात करो। अभिनव राठौर ने ईशान को खेल शुरू होने से पहले ही आउट करार दे दिया। जब वे बात कर रहे थे तब उनके किसी भी बॉडीगार्ड ने कोई हरकत नहीं की और न ही उनकी बातचीत में कोई बाधा डाली। यह स्पष्ट था कि अभिनव राठौर के लोग शिवा के लोगों से बेहतर प्रशिक्षित थे। आखिरकार अभिनव राठौर पूरे नवजोधपुर क्षेत्र में शीर्ष बॉस था। जब एक बूढ़ा आदमी ईशान के पास से गुजरा तो उसने ईशान को एक नजर देखा और फिर अपना सिर हिलाया। आजकल बच्चों को क्या हो गया है? तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा अवसर देने वाले थे, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। यदि तुम अभिनव राठौर के संरक्षण में आ गए होते तो इससे तुम्हारी स्थिति कम से कम 20 साल तक बढ़ जाती। अगर मुझे भी तुम्हारे जैसा मौका मिलता तो मैं अब सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं होता। ईशान ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम अलग हैं। उनका प्रस्ताव जीवन बदलने वाले अवसर की तरह लग सकता है, लेकिन मेरे लिए यह बेकार है। कितना घमंडी! बूढ़े आदमी का चेहरा सख्त हो गया और वह एक खर्राटे के साथ चला गया। सबके चले जाने के बाद ईशान ने अपना सिर हिलाया और झील की ओर देखा। तुम्हारी सीमित दृष्टि तुम्हें केवल इंडिया ही दिखाती है और इसलिए तुम्हें पता है कि इंडिया की सभी झीलों की तुलना में यह झील एक छोटा तालाब है
हालांकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा दूर तक देख सकता हूं। मैं भारत, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को देख सकता हूं। तुम्हारी तुच्छ शक्ति मेरी नजर में रेत के एक कण से भी कम है। तुम अमीर और प्रतिभाशाली हो सकते हो, लेकिन तुम एक नश्वर हो, और मेरी नजर में एक नश्वर केवल एक ही काम करता है, मरना। लेकिन मैं अलग हूं। मैं समय के अंत तक जीवित रहूंगा। बूढ़े आदमी ने कार का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। क्या उसने अपना मन नहीं बदला? अभिनव राठौर ने शांति से पूछा। यह बच्चा खच्चर की तरह जिद्दी है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। तो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही एक जैतून की शाखा बढ़ा दी थी, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वामिका को भविष्य में उसके साथ अपने रिश्ते पर आपत्ति जताने के लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए। अभिनव राठौर ने तनावपूर्ण चेहरा बनाया और फिर कहा, मैंने सुना है कि आशुतोष इस साल के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में एक कठिन लद्दाखू लाने वाला था। क्या यह सच है? हाँ, अभिनव राठौर, यात्री सीट पर बैठे लोगों में से एक ने जवाब दिया। हमने चैतन्यनगर शहर में अपने स्रोत से इसकी पुष्टि कर ली है। आशुतोष ने विदेश से एक चैंपियन को आमंत्रित किया था। वह इस मार्शल आर्टिस्ट पर इस तरह से फिदा है जैसे कि लैंड का उच्च स्वामी हो। इस लद्दाखू ने टूर्नामेंट के दौरान सभी मुकाबले जीतने की कसम खाई है। हम्फ, कितना घमंडी मूर्ख है। अभिनव राठौर ने मन ही मन उपहास किया। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, मुझे टूर्नामेंट के दौरान आप पर भरोसा करना होगा। निश्चिंत रहें अभिनव राठौर, हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मरने से पहले मैं इन युवाओं को सबक सिखाऊंगा। थैंक यू। अभिनव राठौर ने सहमति से सिर हिलाया। ईशान ने शिवा को फोन करके वामिका के पिता के बारे में पूछा। अभिनव राठौर, वह चंद्रनगर में क्यों आया था? शिवा इस खुलासे से हैरान था। क्या वह सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है? ईशान ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर ईशान, वह नवजोधपुर क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर थे, शिवा ने उत्तर दिया। विक्रम सर के साथ उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? ईशान ने पूछा। विक्रम सर बहुत कम शक्तिशाली है, शिवा ने अपना सिर हिलाया। अभिनव राठौर हाई मून सोसाइटी शहर में एक बहुत ही सफल संगठन चलाता है। विक्रम सर का व्यवसाय उसके आधे से भी कम था। मास्टर ईशान, क्या हो रहा है? क्या उसने आपके साथ खिलवाड़ किया है? शिवा ने घबराकर पूछा। नहीं, मुझे अभी पता चला कि वह मेरे एक दोस्त का पिता है, ईशान ने हल्के से कहा। यह अच्छी बात है, तुम उसके रास्ते में नहीं आना चाहते। यहां तक कि विक्रम सर भी अभिनव राठौर को पार करने की हिम्मत नहीं करता। सचमुच? मुझे लगा कि फैमिली नवजोधपुर क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली फैमिली है। विक्रम सर अभिनव राठौर से क्यों डरता है? ठीक है, अभिनव राठौर निश्चित रूप से फैमिली की सामूहिक शक्ति के सामने कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि विक्रम सर और उनका फैमिली बहुत करीब नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। अगर विक्रम सर का अभिनव राठौर के साथ झगड़ा होता है तो हो सकता है कि उसका बूढ़ा आदमी उसके लिए खड़ा भी ना हो, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। और अभिनव राठौर के ससुर भी एक ताकतवर व्यक्ति हैं, शिवा ने एक सेकंड रुककर कहा। वैसे भी आपको बस इतना जानना है कि नवजोधपुर में कोई भी अभिनव राठौर का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। अब यह बात ज्यादा समझ में आती है। ईशान ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अभिनव राठौर अपने ससुर के संरक्षण की बदौलत ही सत्ता में आया था। कल रात वामिका और आंटी ललिता के साथ उनकी बातचीत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह अपने पहले फैमिली से नाता नहीं तोड़ना चाहते थे। हालांकि उन्हें सावधानी से चलने की भी जरूरत थी, क्योंकि उनके लिए अपनी दूसरी पत्नी को तलाक देना भी इम्पॉसिबल था। मास्टर ईशान, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूं, शिवा ने सचेत होकर कहा। यह क्या है? ईशान ने पूछा। आधे महीने में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होगा। यह टूर्नामेंट हमारे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है और इसका परिणाम सीधे हमारे अगले साल के लाभ से जुड़ा हुआ है। प्रतीक की बदौलत मैं पिछले साल के आयोजन में सफल रहा। हालांकि मैंने सुना है कि इस साल की प्रतियोगिता बेहद कठिन है और इसमें इंटरनल फोर्स उपयोगकर्ता भी शामिल होने वाले हैं। शिवा ने गहरी सांस ली। एक टूर्नामेंट? ईशान की रुचि जाग उठी। सच में? शिवा ने सिर हिलाया। आप भूमिगत पिंजरे की लड़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे, है ना? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा।
प्रिय मास्टर ईशान, मुझे देखिए, क्या मैं आपको कोई अपराधी बदमाश लगता हूं? यह एक सामान्य टूर्नामेंट है। हर कोई नियमों के अनुसार खेलता है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। इन मार्शल आर्टिस्टों ने इस अवसर के लिए कई सालों तक प्रशिक्षण लिया है ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। हमारे पास सख्त नियम है और किसी भी तरह के गलत व्यवहार की अनुमति नहीं है। प्रत्येक व्यवसायी अपना चैंपियन चुनता है और लड़ाई का नतीजा यह निर्धारित करता है कि आने वाले वर्ष में किसे कितना प्रभाव मिलेगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इंटरनल फोर्स उपयोगकर्ता कितने शक्तिशाली होते हैं। अकेले मनोज ने मुझे लगभग मार डाला था। अगर और मनोज जैसे लोग आ गए तो मैं अगले साल अपना व्यवसाय कैसे बनाए रख पाऊंगा? शिवा ने कड़ीवाहट भरी आवाज में कहा। हर साल इस समय के आसपास उन्हें अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों से अपमान सहना पड़ आता था, जो उनसे ज्यादा साधन संपन्न थे। उनके कई प्रतिद्वंद्वियों ने विश्व प्रसिद्ध मई थाई किक बॉक्सर, ताइक्वांडो मास्टर्स या बाजी फिस्ट मास्टर्स को आमंत्रित किया था, लेकिन उनके पास केवल एक चैंपियन था, प्रतीक। यदि इस साल आंतरिक बल उपयोगकर्ता टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले थे तो प्रतीक निश्चित रूप से अगले वर्ष व्यवसाय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मैं टूर्नामेंट में LDDDHने में आपकी मदद करूं? ईशान ने अपनी भौहें सिकोड़ाते हुए पूछा। बेशक मैं चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे यह पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। शिवा ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया। मैंने पहले ही मास्टर विजय को अपने चैंपियन के रूप में आमंत्रित किया है। मास्टर विजय भी एक आंतरिक बल उपयोग करता है, हालांकि उन्होंने कई सालों से टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। इसलिए मैं आपको सिर्फ इस स्थिति में मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो कम से कम शहर के बाहर के लोग हमें नीची नजर से नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं इसमें समझदारी देखता हूं। ईशान ने सिर हिलाया। शायद ऐसा ही हो। मैं वैसे भी इंटरनल फोर्स के और उपयोगकर्ताओं से मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बस मुझे बता देना कि कब निकलना है। हाँ, शिवा ने उत्साह से जवाब दिया। अभिनव राठौर के बारे में अधिक जानने के बाद ईशान ने धर्मव्यूह के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तब तक मिस्टी माउंटेन एरे के 4 घटकों में से एक, स्पिरिट चैनलिंग एरे, पूरा हो चुका था। स्पिरिट चैनलिंग एरे तब से चल रहा था जब से कि विक्रम सर ने गहरे समुद्र के पत्थरों की आखिरी खेप पहुंचाई थी। गार्जियन के लिए ईशान अभी भी सामग्री एकत्र होने का इंतजार कर रहा था। जब तक मैं वेट करता हूं, मुझे जल्दी से स्पिरिट चैनलिंग एरे को पूरा करना चाहिए। वैसे भी अन्य 2 उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। ईशान ने अंततः दूसरा चरण पूरा करने का मन बना लिया। अगले 2 सप्ताहों में वह स्कूल से छुट्टी मिलते ही घर भागता था और गहरे समुद्र में पाए गए पत्थरों पर काम शुरू कर देता था। ये चट्टानें बहुत बड़ी थीं। प्रत्येक का आकार एक हाथी के बराबर था और इनका वजन कुछ टन था। ये सिर्फ साधारण चट्टानें थीं और प्रति इकाई आयतन में केवल थोड़ी मात्रा में जल को अवशोषित कर सकती थीं। एरे की जरूरत को पूरा करने के लिए ईशान को आकार पर निर्भर रहना पड़ा। गहरे समुद्र की चट्टान को परिष्कृत करने की विधि भी जेड मैरो को परिष्कृत करने की विधि से भिन्न थी। ईशान ने एक हाथ में खंजर थाम रखा था और अपनी रहस्यमयी ऊर्जा को जगा रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को तेज धार में प्रवाहित किया और फिर चट्टान की सतह पर अनगिनत रहस्यमय प्रतीकों को उकेरना शुरू कर दिया। प्रतीकों को बनाने वाले उन खुरदुरे स्ट्रोक्स में एक आदिम और कच्ची प्रकृति थी। प्रत्येक स्ट्रोक के गहरे खांचों में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ईशान को उन चट्टानों में से एक को प्रतीकों से ढकने में कम से कम कुछ घंटे लगे और इस एरे को पूरा करने के लिए ईशान को 16 चट्टानों की जरूरत थी। बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। ईशान ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार काम पूरा कर लिया। अंत में ईशान ने गहरी सांस ली। वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और नीचे की ओर देखने लगा। उसने देखा कि झील को जोड़ने वाले रास्ते में हर कुछ 100 मीटर की दूरी पर काले पत्थर खड्डे थे। उन सभी पत्थरों पर प्रतीक और शिलालेख उकेरे गए थे। करीब से देखने पर
कोई भी चट्टानों की सतह पर छोटे छोटे खांचों में छिपी हुई सुनहरी रोशनी को बहते हुए देख सकता था। अगला कदम स्पिरिट चैनलिंग एरे को चालू करना है। ईशान अपने पैरों को मोड़ धकर बैठ गया। उसने झील के विशाल विस्तार की ओर मुंह किया और अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी आत्मा की ऊर्जा को शून्य आयाम तक फैलाते हुए। शून्य के अंदर ईशान अभेद्य अंधकार से घिरा हुआ था। हालांकि वह दूरी में 16 टिमटिमाते बिंदुओं को अस्पष्ट रूप से पहचान सकता था। वे 16 गहरे समुद्र की चट्टानें थीं। उठो! ईशान ने चिल्लाकर अपनी आत्मा की ऊर्जा को पहले बिंदु से जोड़ दिया। बिंदु 1 सेकंड के लिए टिमटिमाया, फिर अपनी चमक बरहाली। पहली चट्टान से प्रकाश की एक पतली किरण निकली और जब वह दूसरी चट्टान पर पड़ी तो दूसरी चट्टान भी पहली चट्टान की तरह चमक उठी। 2, 3, 4, अंततः सभी 16 चट्टानें प्रकाशित हो गईं। ये 16 चट्टानें अंधेरे शून्य के अंदर 16 मशालों की तरह चमक रही थीं। शून्य आयाम के अंदर उनकी ऊर्जा को दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सच दुनिया में 16 चट्टानें केवल एक हल्की सुनहरी चमक दे रही थीं, जो सूर्य की रोशनी से आसानी से दब जाती थी। लगभग हो गया। जैसे ही सभी 16 मशालें जल उठीं, ईशान सतर्क हो गया और अंततः मशालों को चालू करने के लिए तैयार हो गया। पहले कुछ सेकंड पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। जैसे ही एरे शुरू किया जाता, बार का द्वार खुल जाता और झील के अंदर की सारी स्पिरिट क्यूई कुछ ही सेकंड में एरे पर गिर पड़ती। अगर रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था तो ईशान को न केवल फिर से शुरू करना पड़ता, बल्कि अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ता। और देखो, 16 समुद्री चट्टानों द्वारा बनाए गए चैनल के माध्यम से जल प्राण ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर एरे में बह गई। अपार शक्ति ने 5 आत्मा एकत्रीकरण प्लेटों को उत्तेजित कर दिया, क्योंकि वे जल्दी से अपनी धारण सीमा तक पहुंच गईं। ईशान सेना की अग्रिम पंक्ति में था और उसने ऊर्जा की शक्तिशाली नब्ज से बल का प्रहार झेला था। सौभाग्य से शून्य नश्वर शोधन कला ने उसकी हड्डियों और नसों को काफी मजबूत कर दिया था और इसलिए वह अपनी जगह पर टिका रहने में सक्षम था। फिर भी ईशान अपने शरीर में दबाव बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था, क्योंकि उसका सिस्टम अधिक से अधिक ऊर्जा को समायोजित कर रहा था। उत्कृष्ट! ईशान के अंदर लगातार बढ़ते दबाव ने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय वह अपने अंदर उमदहती ऊर्जा की बाढ़ से उत्साहित था। उसने अपने शरीर में ऊर्जा की एक अथाह मात्रा को प्रवेश करने दिया, जो हर मांसपेशी और हड्डी के टुकड़े से टकरा रही थी। ईशान ने शून्य नश्वर शोधन कला पर 2 गुना जोर दिया और जितना संभव हो सके उतनी प्राण ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी हड्डियां जेड के रंग की चमकने लगीं। जल्द ही चमक फैलने लगी और ईशान के शरीर की सभी 206 हड्डियां क्रीमी चमक से भर गईं। ईशान के शरीर के अंदर एक रहस्यमय और गहरा बदलाव हो रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह शून्य नश्वर शोधन कला के दूसरे स्तर जेड बोन तक पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद ईशान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर राहत की सांस ली। तब तक झील से प्राण ऊर्जा की बार भी कम हो गई थी। बार कम होकर एक बूंद रह गई थी और सारी ऊर्जा सुरक्षित रूप से आत्मा एकत्रीकरण के भीतर समाहित हो गई थी। जैसा कि ईशान ने उम्मीद की थी, प्राण ऊर्जा की उच्च सांद्रता ने घर के अंदर और आसपास धुंध का निर्माण किया था, जिससे यह एक साधक के घर के लिए और भी अधिक उपयुक्त हो गया। समुद्री चट्टानें उतनी कारगर नहीं हैं जितनी मैंने उम्मीद की थी। मुझे जल्द ही कोई बेहतर विकल्प ढूंढ लेना चाहिए, ईशान ने दुख जताया। थोड़ी सी रुकावट के बावजूद यह कार्यक्रम सफल रहा। कई अन्य फाउंडेशन स्थापना कलाओं के विपरीत शून्य नश्वर शोधन कला को 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। बर्फ की त्वचा, जेड हड्डी, चांदी का खून, सुनहरी आंखें और दांव शरीर। एक बार जब वह 5वें स्तर पर पहुंच जाता तो वह स्पिरिट लेवल को पूरा करने के लिए आवश्यक शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो जाता। उसे अपनी आत्मा ऊर्जा को पृथ्वी पर सभी प्रकार की क्यूई के साथ बिना किसी कठिनाई के जोड़ ढाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि महादेव संघ के सदस्यों में से भी केवल मुट्ठी भर साधक ही 5वें स्तर तक पहुंच पाए थे। जब मैंने फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण को पार किया तो मैं पहले ही बर्फ की त्वचा के स्तर पर पहुंच चुका था।
हालांकि अगर स्प्रिट चैनलिंग एरे की मदद न होती तो मैं अभी भी पहले स्तर पर ही अटका रहता। पृथ्वी पर मेरी बाकी साधना के लिए यह एक कठिन लड़ाई होने वाली है, ईशान ने विलाप किया। वह धीरे धीरे खद्दा हुआ और उसे लगा कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया है। उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां मजबूत हो गई हैं और लगभग अटूट हो गई हैं। मैंने और अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है, मुझे बस इसका परीक्षण करना है, ईशान ने सिर हिलाते हुए कहा। वह चाहता था कि अभी बदला लेने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दे। अचानक उसका फोन बजा और दूसरी तरफ शिवा था। उन्होंने ईशान को फोन करके बताया कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। रविवार की सुबह शिवा का वाहन लेक साइड कम्युनिटी के प्रवेश द्वार पर खाड़ी डी देछा था। ईशान, मास्टर विजय और शिवा के अलावा प्रतीक और 10 अन्य बॉडीगार्ड भी साथ आए। उन्होंने कुल 5 कारें चलाईं। प्रतीक उस कार को चला रहा था जिसमें ईशान और शिवा बैठे थे। क्या हम की ओर जा रहे हैं? ईशान ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, वहां की जमीन बहुत बड़ी है और इसलिए हमारा कार्यक्रम हमेशा सूरजगढ़ प्रांत में आयोजित किया जाता है, शिवा ने समझाया। सोमगढ़ और सूरजगढ़ के बीच का सीमावर्ती शहर है। वहां के लोग मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। हर साल इस समय के आसपास गांव के लोग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हर साल इस समय अन्य सभी गांवों के लोग प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आते हैं। ये देखने लायक नजारा है, शिवा ने उत्सुकता से कहा। हमने उनकी परंपरा का सम्मान करने के लिए अपने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए इस समय को चुना था। व्यापारिक पहलू को अलग रखते हुए यह टूर्नामेंट सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए सूरजगढ़ प्रांत से कई अमीर लोग आएंगे। इस टूर्नामेंट में देश भर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलती है। इतने सालों बाद यह स्थानीय लोगों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। मैं समझ गया, ईशान ने सिर हिलाया। चंद्रनगर सूरजगढ़ प्रांत से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था। जैसे ही वे सीमा पार पहुंचे, कार की खिद्धाकी से बाहर का नजारा काफी बदल गया। चंद्रनगर तटीय प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित था सूरजगढ़, और इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था दक्षिण के उन शहरों की तरह विकसित नहीं थी। सूरजगढ़ प्रांत अपने भूमिबंध स्थान के कारण और भी कम विकसित था। संकरी बजरी वाली सड़क से लेकर सड़क के किनारे गंदी झोपड़ियों तक ईशान को लगा कि इस छोटे से काउंटी में जीवन की गुणवत्ता चंद्रनगर से 5 साल पीछे थी। सोमगढ़ की बात करें तो ईशान को यह उस ग्रामीण इलाके जैसा लगा जहां वह बचपन में आया करता था। यहां समय रुक गया लगता था और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा 80 के दशक में था। जैसे ही वे सोमगढ़ में दाखिल हुए, उन्होंने एक आलीशान 3 मंजिला इमारत के पास गाड़ी रोकी। बॉस, आप आखिरकार यहां आ ही गए। कोई पहले से ही प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहा था। मास्टर ईशान, मास्टर विजय, ये सोमगढ़ से बॉस हैं, शिवा ने आलस भरे अंदाज में घर के मालिक का परिचय कराया। अरे, मुझे बॉस मत कहो, बस मुझे कहो, बॉस ने जल्दी से जवाब दिया। छोटे से गांव के स्थानीय कुलीन वर्ग के लिए शिवा एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, इसलिए बॉस ने उसका पक्ष लेने के लिए उसकी चापलूसी की। शिवा का एक छोटा सा उपकार भी स्थानीय कुलीन वर्ग के लिए इतना फायदेमंद होता कि वह अपने सपनों में हंसने लगता। क्या ये मास्टर ईशान हैं? बॉस ने शिवा के दल पर नजर डाली और उसने तुरंत ईशान को देखा और लड़के के अधिकार को महसूस किया। हाँ, मास्टर ईशान विक्रम सर के दोस्त हैं, शिवा ने पतले स्वर में कहा। बॉस के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और ईशान के हाथों को जोर से हिलाया। अरे, विक्रम सर का दोस्त, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। फैमिली पूरे इंडिया में एक जाना माना नाम था और इसलिए बॉस विक्रम सर और उनके प्रभाव से परिचित थे। ईशान की कम उम्र देखकर बॉस को और भी यकीन हो गया कि ईशान एक प्रतिष्ठित फैमिली से है, अन्यथा वह विक्रम सर से दोस्ती नहीं कर पाता। ऐसा सोचकर बॉस की स्माइल चौड़ी हो गई और वह ईशान को खुश करने के लिए और भी उत्साही हो गया। मास्टर ईशान पहली बार आपके गांव आए हैं, कृपया उनका अच्छे से ख्याल रखें, शिवा ने कहा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं।
उप महापौर ने अपनी छाती थपथपाई और घोषणा की। 3 मंजिला इमारत में प्रवेश करते ही ईशान का स्वागत कुछ ब्यूटीफुल यंग लड़कियों ने किया। उनकी जवानी की खूबसूरती उनके चिकने चेहरों पर साफ झलक रही थी, जिन पर किसी भी तरह का मेकअप नहीं था। ईशान के बगल में एक लड़की बैठी थी। वह सबसे छोटी और सबसे ब्यूटीफुल थी। वेट करते समय ईशान ने उसके साथ एक छोटी सी बातचीत शुरू की। उसका नाम आलिया था और वह एक बड़े फैमिली से थी, जिसमें उसके कई भाई बहन थे। उसके माता पिता सभी बच्चों को विश्वविद्यालय भेजने का खर्च नहीं उठा सकते थे और इसलिए आलिया को जूनियर हाई स्कूल के बाद स्कूल छोड़ देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके अच्छे दिखने की वजह से स्थानीय सरकार ने उसे स्थानीय सरकारी होटल में वेट्रेस के रूप में काम पर रखा था। दोपहर के भोजन के बाद ईशान ने गांव में घूमने और अन्वेषण करने का सुझाव दिया। बॉस ने उसे जल्दी से आगाह किया कि स्थानीय निवासी बहुत ही बुरे व्यवहार वाले और गुस्सैल हैं। अगर वह अकेले चला तो स्थानीय लोग उसे घूरने पर परेशान कर सकते थे। उसने ईशान को सुझाव दिया कि वह अपने साथ आलिया को भी ले जाए। अगर स्थानीय लोगों को पता चल जाए कि उनमें से कोई आगंतुकों के साथ है तो वे परेशानी खड़ी करने की संभावना कम कर देंगे। जैसे ही उसने अपना सुझाव दिया, बॉस ने आलिया पर एक जानकार नजर डाली। आलिया शर्मा गई और फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। टूर्नामेंट कुछ दिनों तक चला और केवल आखिरी दिन ही दर्शकों को नवजोधपुर क्षेत्र के मालिकों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। आखिरकार केवल सबसे अमीर व्यवसायी ही सर्वश्रेष्ठ सेनानियों को खरीद सकते थे, जो अंत तक टिके रहते। टिकट खरीदने में सक्षम धनी पुरुष और महिलाएं अंतिम दिन मैच देखने के लिए काउंटी में उमद्दे पद्दे। जब ईशान छोटे से गांव की गलियों में टहल रहा था तो उसने कई बार आगंतुकों के समूहों को अपने पास से गुजरते देखा। उनके बरहिया कपड़े और गोरी त्वचा से पता चलता था कि वे शहर से थे और उन्होंने कभी खेत में काम नहीं किया था। शहर के इन आगंतुकों में ईशान ने नवविवाहित जोधों, स्कूल के साथियों और बियर बेली वाले अधेड़ उम्र के पुरुषों को अपनी यंग मालकिन के साथ चलते हुए देखा, जिनके पीछे बॉडीगार्ड्स का एक समूह था। वे सभी टूर्नामेंट देखने आए थे। टूर्नामेंट का कार्यक्रम कैसा है? ईशान ने पूछा। आलिया एक शर्मीली लड़की थी। उसने धीरे से कहा, टूर्नामेंट आमतौर पर शाम को आयोजित किया जाता है। मंच का इस्तेमाल स्थानीय लोग अपनी कुश्ती प्रतियोगिता के लिए करते हैं। टूर्नामेंट के बाद हम हर रात एक अलाव पार्टी करते हैं। कुश्ती प्रतियोगिता केवल मनोरंजन के लिए थी और इसलिए पुरस्कार बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन यह टूर्नामेंट असली है। इसमें भाग लेने वाले कोई साधारण लद्दाखे नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद एक क्षण के लिए उसकी आंखें अपना ध्यान खो बैठीं। वह इस गांव से निकलकर शहर में जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी और शहर के लड़के से शादी करना चाहती थी। हालांकि चूंकि वह एक लड़की थी और उसके ग्रेड इतने अच्छे नहीं थे कि वह शेखी बघार सके, इसलिए उसके फैमिली ने उसके भाइयों की शिक्षा को प्राथमिकता देने और लड़कियों को स्कूल छोड़ देने का फैसला किया। ईशान ने उसकी अचानक चुप्पी को नोटिस किया। उसने उसे एक उदासीन नजर से देखा। 500 साल जीने के बाद ईशान मानवता की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील हो गया था। वह जानता था कि समय सब कुछ बहा ले जाएगा, इसलिए उसे नश्वर लोगों और उनकी परेशानियों की परवाह क्यों करनी चाहिए। अगर वह 16 साल का लड़का होता तो उसे लड़की के लिए बहुत बुरा लगता और वह उसे उसी छोटे शहर से बाहर जाने का टिकट दे जल्दी से खुद को संभाला और ईशान को गांव के अन्य हिस्सों में ले गई। जब वे शहर की मुख्य सड़क पर चल रहे थे तो लोगों का एक बड़ा समूह विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहा था। उनके आत्मविश्वास और दबंग कदमों से उनके नेता की अपार शक्ति का पता चलता था। समूह के केंद्र में ईशान ने अभिनव राठौर को देखा। समूह ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था और ईशान को रुकना पड़ा। जब अभिनव राठौर ने ईशान को देखा तो वह एक पल के लिए रुका और भौहें सिको दचकर लड़के की ओर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए